Brought to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बात होगी वक्फ के कानून को लेकर संसद में चल रहे मुखामुखम की। ये बिल का जो काम है वो 2023 से ही चल रहा था। स्मृति ईरानी जब अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी, लेकिन लोकसभा चुनाव आ गए और सरकार को लगता था कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो उन्हें चुनाव जिता सकता है, और इसी वजह से जो है वक्फ बोर्ड वाला ये जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसको नहीं लाया गया। गरीब मुस्लिम को आकर्षित करना की मंशा थी या अपने हिंदुत्व वोट बैंक को मजबूत करने की मंशा थी? सवाल ये उठता है ना। आपने देखिए, मेरे पास अभी यहाँ बीजेपी का मैनिफेस्टो है 2024 के चुनाव का। उस मैनिफेस्टो में वक्फ बोर्ड की बात ही नहीं है। किसान सम्मान निधि लेकर आएगी सरकार, फसल बीमा योजना लेकर आएगी, ये उसके मैनिफेस्टो में थोड़ी था। वक्फ एक बिलीवर की चैरिटी का रिजल्ट है, और वो जो चैरिटी करता है वो किसी की प्रॉपर्टी को ग्रैब करके नहीं कर देता। अगर करता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल है, उसके लिए अदालत है, वो उसको ठीक कर देगी। मुस्लिम समाज के ही लोगों ने वक्फ के खिलाफ मुकदमे कर रखे हैं, और वक्फ ही अगर उस पर तय करेगा तो वही गवाह हो गया, वही मुद्दई हो गया, और वही कि इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों आया? ये कतई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। सपोज जो है देवस्थानम बोर्ड है उसमें, अब देवस्थानम बोर्ड में मान लीजिए कुछ चीज़ें तय होती हैं, तो मुसलमानों को या ईसाइयों को, पारसियों को उसमें क्यों मतलब उनका दिल जलना चाहिए, कुछ होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी का जो कोर वोटर है वो जानना चाहता है, यार फिर हम ये हैट्रिक जो हम कह रहे हैं इससे हमें क्या मिला है, हमें क्या फायदा मिल रहा है? हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि कहीं ना कहीं जो अंदर का हिंदुत्व है वो जाग पाए। किसी भी बिल को या लेजिस्लेशन को हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स से डिवोर्स करके कोई अगर देखता है तो वो शायद लाला लैंड में रहता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है नेता नगरी, जिसके इस संस्करण में बात होगी वक्फ के कानून को लेकर संसद में चल रहे मुखामुखम की, और फिर कुछ और भी बहसों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। उस्ताद कहा करते हैं, एक शब्द की पूंछ पकड़े रहो नदी पार हो जाएगी। शब्द का नाम है उम्मीद। उम्मीद हर हालात में एक जिंदा शब्द रहना चाहिए। कभी ये सूरज की तरह अंगार बरसा सकता है, कभी ये जुगनू की तरह टिमटिमा सकता है, लेकिन जब आप अंधेरे में हो तब इसके होने का ख्याल भर बहुत ताकत देता है। लेकिन ये तो कुछ शायराना बात हो गई, फलसफाना बात हो गई। असल जिंदगी कैसी होती है? राजनीति की तरह ऊबड़ खाबड़ होती है। और हिंदुस्तान की हालिया तारीख में, हालिया राजनीतिक इतिहास में जब मैं कहता हूं उम्मीद, तो नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया एक बिल सामने आता है। फुल फॉर्म यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इसमें अमेंडमेंट वाला एक्ट यानी 2024 का, इसीलिए इसको उम्मीद कहा जा रहा है। इस बिल को प्रस्तुत किया किरण रिजिजू ने, और क्या कहा, उनकी दलीलें सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि आज इस बेहद मौजूद और विचारोत्तेजक विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए कौन कौन मौजूद है। पार्टिसिपेशन की बात कही गई कि मुस्लिमों में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, अलग अलग सेक्ट हैं, वो वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में रहें। सांसद भी इसका एक पदेन मेंबर रहे। कलेक्टर के हक बढ़ाए गए हैं। अभी तक वक्फ बोर्ड के पास अगर ट्राइब्यूनल में कोई विवाद होता था तो जो दूसरा पक्ष है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी ये साबित करने की कि अमुक संपत्ति उनकी है। ट्राइब्यूनल के पास बहुत सारे केस लंबित भी थे। इन सब को आधार बनाकर इसमें संशोधन, जिसे सरकार की नज़रों में सुधार कहा जा रहा है, उसे पेश किया गया है। 3 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सेक्शन 3A, जिसमें अब कोई भी व्यक्ति वक्फ तभी क्रिएट कर पाएगा जब वो उसका कानूनी हक रखता हो। सेक्शन 3C1, अगर किसी सरकारी ज़मीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया है तो उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, चाहे उस एक्ट के बनने के पहले हो या बाद में हो। इसके समर्थन में मंत्री ने कई दलीलें भी दी, कई प्रदेशों के केसेस की। और सेक्शन 3C1, अगर वक्फ को दी गई ज़मीन को सरकारी बताया जाता है तो जांच कर फैसला कलेक्टर करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। पहले के प्रावधान के मुताबिक ये काम वक्फ ट्राइब्यूनल करता था जब तक फैसला नहीं हो जाता था।
तब तक प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाती थी। लैंड ओनिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो इस देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल, ये इनके पास सबसे बड़ा लैंड पूल है और तीसरे नंबर पर वक्फ की ज़मीन आती है। राजनीतिक सुधार की दृष्टि से और सहयोग की दृष्टि से देखें तो एनडीए के ज़्यादातर सहयोगी दलों ने सदन में इसका समर्थन किया है, लेकिन अंदर खाने उनकी कई चिंताएं थी। चिंताओं को लेकर अतिरिक्त मुखर थे एलजेपी के सांसद और इसीलिए उनकी सुझाव पर जब किरण रिजिजू बिल के हक में दलीलें दे रहे थे तो एक पर्ची आई जो पहले उन्होंने गिरिराज सिंह को पकड़ाई, फिर वापस उनके पास आई और फिर मंत्री ने ये ऐलान किया कि इस बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जा रहा है। मेरे सामने कागज़ हैं जो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार इससे पहले चुनिंदा मामलों में ही जेपीसी के रास्ते पर गई है, मसलन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी 2016 या फिर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019। इससे पहले जेपीसी की मांग हमने कब सुनी थी? जब अडानी हिंडनबर्ग का मामला आया था, विपक्ष ने मांग की थी, लेकिन तब सरकार ने जेपीसी गठित नहीं की थी। जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पीकर इसका गठन करेंगे। इसमें कई दलों के सांसद होंगे, दोनों ही सदनों के, लेकिन जेपीसी एक तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और इस रिपोर्ट की संस्तुतियाँ बाध्यकारी नहीं है। जब इस वक्फ वाले बिल पर सदन में भी चर्चा हुई तब सत्ता पक्ष के लोगों ने ज़ोरदार बचाव किया। खुद मंत्री ने बहुत सारी दलीलें दी जिन पर हम आएंगे इस बातचीत के दौरान। उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध हूँ लेकिन हर धर्म को मानता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुस्लिमों के वेलफेयर का मुझे मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने जस्टिस सच्चर कमेटी को कोट किया अपने ओपनिंग रिमार्क में और बताया कि किस तरह से 4.93 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड को एनुअल इनकम 1063 करोड़ होती थी, जबकि अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया जाता तो 12,000 करोड़ रुपए मिलते, जिससे अल्पसंख्यकों का कल्याण हो सकता था। मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्राइसिंग भी नहीं है। वक्फ बोर्ड पर कब्जा बनाए रखने की लड़ाई है, आम लोगों के हितों का, मुस्लिमों के हितों का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उन्होंने के रहमान कमेटी का नेतृत्व का हवाला दिया। उन्होंने भी ये कहा कि वक्फ बोर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से काम नहीं कर रहा, फंड ठीक से मैनेज नहीं हो रहे और मुतवल्लियों के बारे में कहा कि बोर्ड का ध्यान इस पर रहता है किसको बनाना है किसको नहीं, कंप्यूटराइजेशन दुरुस्त नहीं हुआ, डेटा ठीक से नहीं रखा गया, मामले पेंडिंग हैं, अतिक्रमण है और लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ये सत्ता पक्ष की दलीलें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के तहत हो रहा है, रिलीजियस बॉडी के फ्रीडम में दखल नहीं किया जा रहा है, किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं, जिनको हक नहीं मिला उन्हें देने के लिए बिल लाया जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, पिछड़ों को जिन्हें दबा कर रखा गया उनके लिए ये बिल है। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने क्या कहा? ओवैसी बोले कि इस बिल के ज़रिए आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुस्लिमों के दुश्मन हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा अयोध्या के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड बनाया, कोई सोच सकता है कि इसमें गैर हिंदू मेंबर होता। विरोध में विपक्षी सांसदों ने क्या कहा? मस्जिद है 200 साल से पुरानी, इसकी डीड के बारे में किसी को नहीं पता। इस बिल के बाद अगर किसी मस्जिद की डीड नहीं होगी तो क्या होगा? इल्ज़ाम लगाया केसी वेणुगोपाल ने कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिल लाया गया, लेकिन देश इस बंटवारे को स्वीकार नहीं करेगा। डीएमके की कनीमोई हों, जेडी या फिर रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्ला, इन सब ने भी इसी टेक पर बात की और इन सब से इतर श्रीकांत शिंदे शिवसेना के, उन्होंने बिल के हक में बात की। गौरव गोगोई ने कहा धर्म से जुड़ा बिल है, जल्दबाजी ना करें, अहंकार ना दिखाएं। ये मोटा माटी बातें हैं जो बिल से जुड़ी हुई हैं, जिन पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार और राजनीतिक मामलों के टिप्पणीकार राजदीप सरदेसाई जी। बहुत बहुत स्वागत है राजदीप जी आपका एक बार फिर से। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ हैं जिस न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीसरे मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील मिस्टर MR शमशाद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चौथे मेहमान हैं हमारे सहयोगी इंडिया टुडे हिंदी में डिप्टी एडिटर मोहम्मद वकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजदीप जी, फॉर अ चेंज, कई नेता नगरी से ऐसा हो रहा है कि आपके बोलने की बारी आखिरी में आती है और मैं सराहना करना चाहूँगा कि इतने वरिष्ठ होते हुए भी आप अपने मौके का इंतज़ार करते हैं। लेकिन आज आपसे शुरू करते हैं। इस बिल की दलीलों को लेकर राजदीप सरदेसाई का क्या सोचना है? क्या आप सरकार के तर्कों से सहमत हैं या असहमत हैं? सौरभ, मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। पहले तो आपके पास इतने विद्वान हैं जो इसकी कानूनी
जो पेचीदा कानून है उसको लेकर मैं जरूर जानता हूं कि वो अपनी बात रखेंगे, वो उसमें एक्सपर्ट है। मैं आपको इसकी राजनीति बताना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। ये सेशन जो हुआ, ये सत्र जो हुआ है, ये ऐसा सत्र था कि चुनाव के नतीजों के बाद पहला सत्र, जिसमें एक नई रियलिटी चेक सरकार को मिली है कि आपके पास इस बार 300 पार नहीं है, फॉरगेट 400 पार, आपके पास 300 पार भी नहीं है। इसलिए आप जब कोई कानून लाएंगे तो आपको बड़े सोच समझकर उसको लाना पड़ेगा। पिछले 2019 के बाद जब यही सत्र हुआ था, आपको याद होगा, इसी हफ्ते में भाजपा ने आर्टिकल 370 को कश्मीर में एक तरह से हटाया था और लास्ट मिनट पर दोनों लोकसभा और राज्यसभा में ये उन्होंने जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया था वो उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बार सरकार के पास कॉन्फिडेंस था कि हम ये जो भले ही ये कंट्रोवर्शियल हो, विवादास्पद हो, हम इसको ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से बहुमत है। अब क्या हुआ कि इस सत्र में सरकार के पास वो बहुमत नहीं थी, बजट पास होता है, उसके बाद सवाल उठता है कि कौन सा कानून सरकार ला पाएगी। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि 100 दिन में हर मंत्री आपके पास रखेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका एजेंडा रखेगा, हम कई बिल्स लाएंगे। ये भी एक माहौल बनाया गया था कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए या सिंगल नेशन वन इलेक्शन पर बात हो। अब उन सब जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको बैक बर्नर पर रखा गया है। अब बीजेपी का जो कोर वोटर है वो जानना चाहता है, यार फिर हम ये हैट्रिक जो हम कह रहे हैं इससे हमें क्या मिला है, हमें क्या फायदा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि कहीं ना कहीं जो अंदर का हिंदुत्व है वो जाग पाए। अब आप क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं ला सकते। चंद्रबाबू नायडू इस पर पूरी तरह से आपसे सहमत नहीं होंगे, नीतीश कुमार जी भी शायद इस पर सहमत नहीं होंगे, अन्य दल चिराग पासवान भी शायद इस पर तुरंत सहमत नहीं होंगे। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात चल रही थी, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसके तहत जितने भी मंदिर मस्जिद है उनको जो का त्यों रखना है। क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकती है? इसके बारे में साल के शुरुआत में बड़ी बात हुई थी, लेकिन अब उसको भी आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे माहौल में आपने सोचा कम से कम ये वक्फ बोर्ड एक्ट, इसको अमेंडमेंट, इसको नए अंदाज से अगर हम लाए तो कम से कम हमारा जो कोर बेस है, जो एक तरह से दिखाना चाहता है कि देखिए हमने कुछ किया है, कि मुस्लिम समाज को एक तरह से हम एक संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि आपके जो धार्मिक स्थल है उस पर हम निगरानी करेंगे और हमारे जो कोर वोटर है उससे उत्साहित होंगे। महाराष्ट्र में तो चुनाव आने ही है अक्टूबर में, लेकिन हरियाणा में है, फिर झारखंड में, हम उस कोर वोटर को उत्साहित करना चाहते हैं। तो ये एक आइडिया था कि वक्फ बोर्ड को लेकर हम उसको आगे लेंगे। अब उसमें एक प्रॉब्लम हुई, आप नहीं जानते और आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि कई मौलाना और कई इस्लामी जो लीडर्स हैं, जब उनको ये पता चला, क्योंकि ये जो मामला है पिछले एक हफ्ते से केवल लीक हुआ था, कोई पेपर भी नहीं था जब तक किरण रिजिजू पार्लियामेंट में आए। चंद्रबाबू नायडू से आंध्र प्रदेश में कई मुस्लिम नेता जाकर मिले। अब उन नेताओं से एक अच्छी रिलेशनशिप है, जब वो आंध्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हैदराबाद में, और उन लीडर ने कहा कि कम से कम अगर आप ये वक्फ बोर्ड का कानून पार्लियामेंट में ला रहे हैं तो इसमें हमसे तो कंसल्टेशन कीजिए, बगैर कंसल्टेशन से मत कीजिए, क्योंकि फिर वही होगा जो सीए के समय हुआ था, लोगों का विरोध होगा, ये हिंदू मुस्लिम इशू बनेगा, लोग रास्ते पर आएंगे। और जो मेरी जानकारी है, चंद्रबाबू नायडू ने कुछ बड़े बीजेपी नेताओं से बात की, अब किससे बात की मैं नहीं चाहता, लेकिन जरूर उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा देखिए हम आपके साथ हैं, हम इस सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन प्लीज जब आप इस तरह के विवादास्पद बिल ले आएंगे तो सबको साथ लेने की कोशिश करिए, विपक्ष को भी साथ लेने की कोशिश करिए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि कंसल्टेशन हो। अब ये जैसे ही सरकार को पता चला, सरकार को फिर पता चला कि हम तो इस बिल को लोकसभा में भी इस समय पारित नहीं कर सकते,
हम इसे पुश थ्रू नहीं कर सकते जिस तरह से हमने किसान कानून किए या आर्टिकल 370 किया था या सीए किया था। माहौल बदल गया है। नीतीश कुमार हाँ बिल्कुल तैयार थे सरकार का समर्थन करने। आपने लल्लन सिंह का भाषण भी सुना होगा पार्लियामेंट में, जहां उन्होंने समर्थन किया। लेकिन जो बाकी जो सहयोगी दल थे, फिर चिराग पासवान भी हो, लेकिन विशेषतर चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा नहीं हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में जब आप इस तरह का कानून लाते हैं, आप एक ऐसे माहौल में ला रहे हैं जहां आपके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है भाजपा का, जहां आपने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया था, जहां आपने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे मुस्लिम समाज में विश्वास हो कि वाकई सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो रहा है। वहां हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ असम में बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम लव जिहाद का कानून और मजबूत करेंगे, हम बुलडोजर की राजनीति से नहीं हटेंगे। तो ऐसे माहौल में बड़ा आसान होता है किसी भी मुद्दे को एक हिंदू मुस्लिम दिशा में लेकर जाने। तो अगर आप वाकई रिफॉर्म भी करना चाहें, जो होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, कई लोग कहते हैं कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म होना चाहिए, और आपके कानून जो विशेषज्ञ है उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। लेकिन राजनीति ऐसी हुई कि बीजेपी को एक कदम पीछे हटना पड़ा लोकसभा में, और कहना पड़ा हाँ चलिए हम एक ज्वाइंट कमेटी को इसको भेजेंगे। ओरिजिनल प्लान था कि हमें कि बीजेपी को लगा कि हम एक ऐसा मुद्दा ला सकते हैं जिससे नैरेटिव बदले। जून से बीजेपी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और हिमांशु भाई इससे सहमत होंगे कि नैरेटिव जो है वो हमारी तरफ कैसे आ जाए। नैरेटिव बार बार विपक्ष पकड़ रहा है, नीट को लेके, अग्निवीर को लेके विपक्ष नैरेटिव पकड़ रहा है। अब हमें नैरेटिव हमारी तरफ खींचना है। तो ये जो वक्फ बोर्ड की जो प्रक्रिया रही है वो इस दिशा से हुई कि हम नैरेटिव किस तरह से हमारी तरफ कर सके। देखिए, बीजेपी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जब भी वो कोई एक बिल या लेजिस्लेशन लाती है, तो आप ये मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने कोई ऐसे बिल देखे हैं जिसका कोई एक पॉलिटिकल एलिमेंट या उसका कनेक्ट ना हो। और ये पॉलिटिकल कनेक्ट जो होते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए शिपिंग के लिए भी कोई बिल आता है, तो पोर्ट्स बनाने के लिए भी अगर उसमें आप सोचते हैं, और उसमें ये होता है कि किस इलाके में आपको पोर्ट देना है, वहां क्या मुश्किलात आ रही हैं, वहां के लोगों को क्या चाहिए, तो ये एलिमेंट को उसके अंदर रखा जाता है। तो ये कहना कि किसी भी बिल को या लेजिस्लेशन को हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स से डिवोर्स करके कोई अगर देखता है, तो वो शायद लाला लैंड में रहता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और खास करके जब सियासी मजहबी इश्यूज पे आ जाता है, तो इसमें हमेशा पॉलिटिक्स हुई है। ये बिल अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट देखें, या आप शाहबानो वाले केस में बिल देखें, या ट्रिपल तलाक वाला देखें, तो पॉलिटिकल आदमी जब किसी लेजिस्लेटिव पोस्ट पे बैठता है या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठता है, तो ये साहब कि वो राजनीति छोड़ करके बात कर रहा है, वो नहीं होता है। तो अगर इसको मोटा मोटा देखें, तो क्या इसके लिए फर्टाइल ग्राउंड जमीन पे है कि नहीं, कि वक्फ के मामलातों में कहीं तब्दीलियां होनी चाहिए। तो क्या इस बात में आम जनता में कोई राय नहीं है कि ये टोटली कहीं से सडनली सुओ मोटो उठा लिया गया मुद्दा है? जी, इसमें एक मुस्लिम एलिमेंट है। बीजेपी जब लाएगी तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉलिटिकल एलिमेंट जरूर है, वो डिनाई कर ही नहीं सकते आप। लेकिन क्या पहला मुद्दा यह है कि क्या वो आम के पेड़ पे बबूल लगाने की कोशिश हो रही है? नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा एक इसके लिए एक कारण है। अब देखिए, आप मोटा मोटा देखें तो ये बात सबने बताई होगी कि 8.7 लाख प्रॉपर्टी है, 9.4 लाख एकड़ जमीन है, और 1.2 लाख करोड़ उसकी वैल्यू है। अब डिफेंस के पास इससे ज्यादा जमीन है, रेलवे के पास इससे ज्यादा जमीन है। अब इस पूरे रेलवे और डिफेंस में इस जमीनों को गवर्न करने के लिए, मैं इसमें ये नहीं जाऊंगा कि इसमें हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है कि साहब हिंदू बोर्ड्स के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम बोर्ड्स के साथ क्या हो रहा है, नहीं। मैं इसका एक थोड़ा डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू देखूंगा कि अगर इस देश में वक्फ के डिफरेंट जो लेवल्स हैं, उसके पास
1.2 लाख करोड़ की 9.4 लाख एकड़ जमीन है अगर, तो ये 32 बोर्ड्स हैं हिंदुस्तान में, तो इस जमीन, इतने बड़े जमीन के समूह को गवर्न करने के लिए अगर आप देखें तो सिर्फ 200 लोगों के हाथ में पावर है। इसमें कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। जो मुतवल्ली है, जो बोर्ड है, उनकी पावर जो है वो ऐसी है। जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको कोई डेडलाइन नहीं देनी पड़ती साहब कि मैं इस इतने मियाद में इसका फैसला करूंगा। अपील की कोई गुंजाइश नहीं जब तक आप रिट जुरिस्डिक्शन इन हाई कोर्ट डालें, इसके अलावा कोई अपील नहीं है। कुछ स्टेट्स में ट्राइब्यूनल्स ही नहीं है, तो जो बोर्ड है वो सुप्रीम हो जाता है फैसला लेने के लिए। अब अगर आप वक्फ की लैंड देखें तो जो वाकिफ होने का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि इसका गैर इस्तेमाली हो रही है, गलत इस्तेमाल हो रहा है महिलाओं को इनहेरिटेंस डिनाई करने के लिए, कि लोग वक्फ करते हैं जिससे कि महिला को, परिवार की महिला को प्रॉपर्टी ना मिल पाए। तो ये परेशानियां हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ डेफिनेटली राजनीति है। हम लोग जब बात करते हैं एजेंडों की संघ परिवार के, तो हम लोग अयोध्या, मथुरा, काशी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और 370 तीन को मानते हैं। क्या है कि उसमें हम भूल जाते हैं कि तीन की जो वो है वो एक, जिसे कहेंगे केक की टॉप लेयर है, उसके नीचे बहुत सारे एजेंडे हैं और उसके अंदर वक्फ भी शामिल है। वक्फ जो है वो एक जो पावर एक सेगमेंट ऑफ द माइनॉरिटी को जो देता है कि जो उसकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, तो उस आइडेंटिटी पे अगर आप चोट करेंगे तो वो, अगर जिसे कहते हैं ना बिदकाना होता है किसी समूह को या किसी व्यक्ति को, तो आप ऐसे काम करिए। तो क्या है कि इस पोलराइजेशन की जो एक डायनेमिक्स होती है उसका बेसिस क्या है कि आप एक समूह को उकसाइए, वो जब वो माइनॉरिटी का वो समूह उठेगा तो उसके खिलाफ एक रिवर्स पोलराइजेशन होगा और उसका फायदा होगा। चुनाव है महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में। तो महाराष्ट्र में साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महाराष्ट्र के अंदर जो 40,000 देश में 41,000 के करीब डिस्प्यूट्स चल रही हैं वक्फ की, उसका एक लार्ज परसेंटेज जो है वो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आप ये याद रखिए कि बंबई और पुणे और तमाम शहरों की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो काफी हाई है। तो कुल मिलाकर के ये बिल उस डायरेक्शन में डाल दिया गया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि एक वर्ग को ये भी कहना पड़ेगा कि इसमें सुधार की जरूरत है, मगर टाइमिंग और तमाम चीजें पॉलिटिक्स में। और देखिए क्या है कि बाजार से सब्जी आप खरीदते हैं, चाकू आप खरीदते हैं, तो चाकू किसके हाथ में है ये भी मैटर करता है। तो क्या है कि इस बिल भी उसी तरह से होता है कि बिल कौन पेश कर रहा है उससे भी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस निकलते हैं। अब रुक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं एमआर शमशाद जी। शमशाद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही? बताइए सर, ये आपने ड्राफ्ट देखा है इस कानून का? जी मैंने देखा। क्या आपकी राय है इसके बारे में? क्या उससे, और राय से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब तक देश में जो अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड चल रहे हैं उनके मैनेजमेंट को लेकर आपको लगता है कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है? पहले आप अपने ऑब्जर्वेशन बताइए, फिर हम सरकार के ड्राफ्ट पे जाएंगे। देखिए, कोई भी सिस्टम है उसमें हमेशा सुधार की जरूरत होती है। जब वो सिस्टम चलता है तो उसकी खामियां रोज निकल के आती हैं, मामला अदालत में पहुंचता है, मामला एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी में जाता है और फिर उसकी जो खामियां होती हैं धीरे धीरे निकल है और उसमें सुधार होता है। ये कोई एक नई बात नहीं है। और किस तरह की खामियां हैं सर वक्फ के मैनेजमेंट में? वक्फ बोर्ड्स के फंक्शनिंग में भी हमेशा से इस बात की गुंजाइश है और होनी भी चाहिए कि जो खामियां आती हैं निकल के उस पर सुधार होना चाहिए। किस तरह की खामियां सर, मुझे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं आप? हमारे लिए बिल्कुल नया विषय, हमारे दर्शकों के लिए भी। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब वक्फ बोर्ड 1954 का आजादी के बाद का ये एक्ट है जिसके तहत वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया। 95 में जब नया एक्ट बना तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए और फिर 2013 में उसमें कुछ और थोड़ा रेगुलेशन उसमें बढ़ाया गया। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप उसको देखें तो वक्फ बोर्ड का काम ये है कि साहब आप सबसे पहले आप इस बात को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वक्फ बोर्ड जो होता है वो वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज का ओनर नहीं होता। ओनर वक्फ
की प्रॉपर्टी का बोर्ड या कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता, उसका सिर्फ कस्टोडियन या एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। जैसे मुतवल्ली होता है, उसका एक कस्टोडियन होता है, और वक्फ बोर्ड जो होता है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उसको रेगुलेट करता है। तो जब भी हम वक्फ के प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो इस नजरिए से हमें वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग को देखनी होगी कि क्या वक्फ बोर्ड जो उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना, उसको रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड की, उसको पूरी तरह से सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है जो इंक्रोच हो रही है, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, वहां कोई मुसलमान नहीं रहता है, वहां कोई मुतवल्ली नहीं रहता है, तो वक्फ बोर्ड का पहला काम है कि साहब आप उसको जाइए, उसका मुआयना करिए, उसको उस पर एक जो भी एक्शन आपको खुद के इख्तियार में है वो लीजिए। नहीं होता है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल जाइए, वहां से नहीं होता है तो आप कोर्ट में जाइए। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर इंक्रोच करके बैठे रहते हैं और वक्फ बोर्ड उस पर कुछ नहीं करता। दूसरा मैं बताऊं आपको, दूसरा ये होता है कि कई बार जो हर सिस्टम में होता है, उसमें कोई वक्फ बोर्ड के लिए वो बहुत पिक्यूलियर नहीं है कि कॉल्यूसिव एक्शन से वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जे हो जाते हैं। वो हर जगह होता है, यानी कोई ऐसा डिपार्टमेंट उसका एक्सेप्शन नहीं है। आप कंपनीज एक्ट में आप पूरी प्रॉपर्टी को खुद से रेगुलेट करते हैं, बीइंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वहां भी आपका सीईओ हो सकता है कि आपकी कुछ प्रॉपर्टी के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा हो या कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो, कुछ करप्शन में इन्वॉल्व हो। वो वक्फ बोर्ड में भी होता है, वहां उसकी सुधार की जरूरत है। तो सिर्फ ये कह देना कि साहब वहां पर काफी मिसमैनेजमेंट हो रहा था, तो उस मिसमैनेजमेंट को आप पॉइंट आउट करिए और फिर उसमें जो एग्जिस्टिंग लीगल मैकेनिज्म है, आप आईपीसी इन्वोक करिए, आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन्वोक करिए, या फिर आप पीएमएलए इन्वोक करिए, फिर उसके बाद उसको रेक्टिफाई करिए। उसका मतलब ये नहीं होता है कि उस वक्फ बोर्ड का पूरा कॉम्पोजिशन को ऐसे चेंज कर दें जैसे उसको आप एक चैरिटेबल पर्पस की जो प्रॉपर्टी है उसको आप एक गवर्नमेंट के पब्लिक अथॉरिटी के हैंड में दे दें। मोहम्मद वकास साहब, आपका रुख कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले चूँकि किरण रिजिजू ने रहमान खान कमेटी का जिक्र किया। रहमान खान राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं, 90s में मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। लेकिन इस नरेंद्र मोदी सरकार के बिल पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है कि सबसे पहले तो प्रस्तावित संशोधन ने वक्फ की संपत्ति के पंजीकरण के लिए एक बोझिल प्रक्रिया बनाई, सारी ताकत कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दे दी जो पहले की जिम्मेदारियों का बोझ झेल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 पद गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित करना ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब है मुसलमानों को हिंदू मंदिरों के बोर्ड में ऐसा ही आरक्षण मिलेगा? सबसे बुरा पहलू तो वक्फ अधिनियम से लिमिटेशन एक्ट यानी सीमा अधिनियम के प्रावधानों को गायब करना है। अगर इसे कानून बना दिया गया तो वक्फ की संपत्तियों में भारी कमी आई, क्योंकि 99% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। ये इसमें एक ऑपरेटिव पार्ट है। 99% वक्त संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। देश के कई हिस्सों में इसकी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले, खासतौर पर पंजाब हरियाणा में अवैध रूप से कब्जा हज़ारों करोड़ संपत्तियों के मालिक बन जाएंगे। आप इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के लिए काम करते हैं। मैंने पीयूष बघेल समेत कई रिपोर्टर्स की विस्तृत रिपोर्ट्स देखी जिसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और कहाँ कहाँ किस तरह से अवैध कॉलोनी काट दी गई, कब्जा कर लिया गया, झुग्गियाँ बसा दी गई। इसको लेके एक तो ये बात समझ में आ रही है कि चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय का कहा जा रहा है कि बीजेपी पर उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के चलते भरोसा नहीं है उतना, इसलिए भी वो इसे संशय की नज़र से देख रहे हैं। ये तो एक आर्ग्यूमेंट हो गया, राजदीप ने उसका जिक्र किया। हाँ, इसको अगर किनारे रख दिया जाए तो जो मैं शमशाद साहब से पूछ रहा था, वक्फ के बिना पर वित्तीय कुप्रबंधन या जमीन पर कब्जों की लड़ाई, और जो उसका एक लार्जर गोल था दान में दी गई संपत्ति ताकि वो समाज के काम आए, विस्तृत काम आए, उसमें भारी कमी। तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर आप इसको कैसे आंकते हैं? क्या दिक्कतें हैं फिलहाल के प्रबंधन में? क्योंकि कितने ही उदाहरण दिए मंत्री किरण रिजिजू ने। उन्होंने कहा कि साहब ज़मीन थी किसी की, एक गांव में एक फलाने जी गए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने ज़मीन का, तो पूरे गांव की प्रॉपर्टी को वक्फ में डिक्लेयर कर दिया गया। सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया।
कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ ज़मीन को कमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट कर दिया। लखनऊ में डॉक्टर बुशरा फातिमा के केस को उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम कहाँ बदल रहे हैं, मुस्लिम ही टाइटल क्रिएट करेंगे, उसको बाकायदा रजिस्टर किया जाएगा, पक्का काम होगा। और एक उन्होंने दिलचस्प बात कही कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर माफिया के कब्जे को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने मुझसे शिकायत की, मैं उनका नाम नहीं लूँगा वरना उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। आपकी सर क्या राय है इस पूरे मसले पर? पहली बात तो ये देख लीजिए कि वक्फ बोर्ड जहाँ भी है वो पॉलिटिकल लाइन पे काम करता है। यानी दिल्ली में अगर देखें कांग्रेस आती है तो कांग्रेस राज्य सरकार अपने किसी बंदे को चेयरमैन बनाती है, ठीक है। उसके बाद आम आदमी पार्टी आ जाए तो आम आदमी पार्टी का बंदा चेयरमैन बनता है। और वो जब पार्टी लाइन पे काम करेगा तो उसकी जो निष्ठा कहीं और होती है। अब रही बात ये बात जो है शमशाद साहब ने भी कहा, बहुत सारे मामले हैं खुद दिल्ली के कि एक कहा जाता है कि साहब दिल्ली में जो है ऐसी ऐसी जगहें हैं, इंडिया टुडे ने भी उसको कवर किया हुआ है कि दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स हो या फिर दिल्ली गोल्फ क्लब हो या फिर DPS हो, यहाँ पे आप देखेंगे ये सब जो है कभी कब्रिस्तान या कुछ इस तरह की जो है चीज़ें थी। तो उस पर क्लेम भी करते थे मुसलमान कि ये वक्फ लैंड है। खैर वो इशू बहुत पहले ख़त्म हो गया, नेहरू के टाइम में ही, और बहुत सारी चीज़ें जो है दब गई। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी जगह हैं जहाँ नर्सरी बनी हुई है और कोई प्राइवेट व्यक्ति उसको चला रहा है, कोई सरकारी नहीं है वो, और जब चला रहा है तो कायदे से उसका कुछ पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड को, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, चूंकि वो खुद पॉलिटिकल किसी पार्टी का बंदा होता है, तो जो काम करता है वो अपने उस टाइम की जो सत्तारूढ़ जो है पार्टी होती है उसके लिए जो है ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। आप कई तरह के आरोप सुनते रहे होंगे कि फलां साहब जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो ये जगह इन नेता को दे दी गई, क्या कि तो साहब इसका किराया आना चाहिए था 5 लाख रुपए, आता है 5,000 रुपये। अब इस तरह के बहुत सारे घपले हैं यहाँ पे। खुद बोर्ड में जो है कमी थी, बोर्ड में जो है सुधार की ज़रूरत थी, जवाबदेही की ज़रूरत थी। उनमें इतना होना चाहिए था कि भाई कोई न कोई उनको टोके बताए। और लेकिन यहाँ पे एक मसला मैं सौरभ आपसे बताऊँगा कि ये धर्मादा जितने भी जो है संगठन हैं वो अगर उसमें बहुत ज़्यादा दखल सरकार दे तो ठीक नहीं है, और सरकार न दे तो फिर दखल कौन देगा, ये भी है। अब ये है कि जैसे इसमें जो अभी बता रहे हैं बिल में कि कलेक्टर साहब ये डिसाइड करेंगे, कलेक्टर साहब ये डिसाइड करेंगे कि ये ज़मीन जहाँ पे एक सरकारी इमारत है या कोई कार्यालय है, दरअसल वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन पे बना दिया आपने, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाई है आपने, अब उसके बाद में उसके पहले वो वक्फ की ज़मीन नहीं कहलाएगी। ये थोड़ा सा फिर एक और जो है विवाद पैदा होगा उससे। दूसरा ये है कि पहले से ही लग रहा है कि नीयत कुछ ठीक नहीं है। मतलब इसमें राजदीप भी बोल रहे थे और उनकी बात से थोड़ा सहमत हूँ। यह मामला जो है सिर्फ मुसलमानों का है। आप देखिए मीडिया में ऐसा चल रहा, सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा जैसे ये हिंदू मुसलमान का मामला है। ये कतई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। सपोज जो है देवस्थानम बोर्ड है उसमें, अब देवस्थानम बोर्ड में मान लीजिए कुछ चीज़ें तय होती हैं तो मुसलमानों को या ईसाइयों को, पारसियों को उसमें क्यों मतलब उनका दिल जलना चाहिए, कुछ होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए। ये इसको ऐसा बना दिया गया है। अच्छा, ये चीज़ें जो है वक्फ बोर्ड का मामले में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कन्फ्यूजन जो है वक्फ बोर्ड का, डीडीए का, ये डीडीए की ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एक ही ज़मीन पे आप दोनों बोर्ड देख सकते हैं। ये है महरौली में जाके आप देख सकते हैं। दरअसल है ज़मीन किसकी? तो वक्फ बोर्ड की, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान है। दूसरी तरफ डीडीए का ये कहना है कि नहीं ये हमारी ज़मीन है। एक ये कई जगहों पे इसमें बता साहब, सरकारी एजेंसियों की ये दलील है कि आपने डिक्लेयर कर दिया, कोई पक्के कागज नहीं है या जो सरकार के लैंड रिकॉर्ड हैं उसमें मुकम्मल ढंग से दर्ज नहीं है। तो एक तो ये उसमें फिर कैसे इसको लंबित किया जाए? उस चक्कर में क्या हो रहा है, जिसमें कल किरण जी ने कहा भी कि कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं जो अटके हुए हैं। मुंबई में दाऊदी बोराओं का ट्रस्ट कुछ डेवलप कर रहा था, किसी ने उस पर वक्फा क्लेम कर दिया। एक दलील ये आ रही है कि जरा इन मामलों को निस्तारित किया जाए और उसमें
वक्फ के ट्राइब्यूनल की एफिशिएंसी पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर ये इतना नहीं एफिशिएंट है, था बिल्कुल तो ये नहीं। हजारों मामले लंबित क्यों रहते हैं इतने बरस 10 बरस। और दूसरा जो एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुस्लिम समाज के ही लोगों ने वक्फ के खिलाफ मुकदमे कर रखे हैं और वक्फ ही अगर उस पर तय करेगा तो वही गवाह हो गया, वही मुद्दई हो गया और वही एग्जैक्टली बात यही है कि वक्फ के ही लोगों ने जो है जैसे नक्शे गायब करना, जी ये कम से कम 25 साल पुरानी बात होगी। पता चला कि वहीं के लोगों ने नक्शा गायब कर दिया, वहीं के लोगों ने दस्तावेज गायब कर दिया, वहीं के लोग ही हैं जो दरियागंज जैसी प्रॉपर्टी पे जो है ना उनका किराया 5,000 रुपये जो है दुकान का। तो आप कोई दूसरा नहीं कर रहा था ये काम। लखनऊ में जो मामला था शिया वक्फ बोर्ड वाला, उसमें आपने सुना होगा कि वो ज़मीन जो है कब्रिस्तान की ज़मीन को भाई लोगों ने बेच दिया, किसी दूसरे ने नहीं किया। ये इसमें हस्तक्षेप तो ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप को जो है सांप्रदायिक ना बनाया जाए। मतलब ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है कि दो हिंदू और मुसलमानों का मामला नहीं है ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के कुछ रिवीजन हो जाएं कि मेंबर्स में गैर मुस्लिमों को ना रखा जाए या कुछ एक, तो फिर दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये तो मतलब मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, चाहे वो नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में हो विपक्ष में, सब लोग एक बात स्वीकार कर रहे हैं कि फिलहाल जो वक्फ की प्रॉपर्टियों का मैनेजमेंट है उसके तौर तरीके ठीक नहीं है। तरीका ठीक करने का क्या होना चाहिए, इसको लेके डिफर कर रहे हैं सब लोग। जी जी जी, ये यहाँ तक सही है ना हम लोग? हाँ, ये है कि तरीके बहुत संगठनों में ठीक नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं बनता। ओके, ठीक है, यहाँ पे वो इशू ऐसा बना दिया गया जैसे ये हिंदू और मुसलमान का मामला है, हम इसको सुधार के रहेंगे जी। इसमें बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की वो याचिका भी है ना इसमें कि सब बाकी धर्मों के कानून के, बाकी धर्मों के लिए जब समान कानून है तो मुस्लिमों के मामले में इस तरह की लॉन्ग रोक क्यों दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा अपनी याचिका में कि हिंदू मंदिरों से इतना लाखों करोड़ का चंदा आता है वो सब सरकार की जेब में जाता है, जबकि मुस्लिमों के केस में ऐसा नहीं है। इस तरह की दलीलें भी दी जा रही हैं। अच्छा, ये बात है, हो सकती है ये बात, लेकिन जो है ना ऑलरेडी जैसे मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली के बारे में ही कहा जाता है कि वक्फ की जितनी ज़मीन है या जितनी चीज़ें हैं वो अगर कायदे से मैनेज हो जाए तो सरकार को भी उसमें फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली सरकार को अपने लोगों की जो है ना कहते हैं कि जो दिल्ली में ठीक से मैनेज कर लें तो दिल्ली का हर मुसलमान जो है इनकम टैक्स पेयर हो जाए, इतना है मामला। ठीक है, लेकिन और जब इनकम टैक्स पेयर होगा तो जाहिर है सरकार को भी फ़ायदा है। इसमें मज़े की बात यह है कि हम लोग बार बार वक्फ की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे कि कुछ वक्फ प्रॉपर्टी कुछ लोग खुद ही, उनका संगठन उसको मैनेज करता है। और उस मामले में आपने सुना होगा हमदर्द का मामला, ये रुआवजा बनाने वाले हमदर्द जी, उसके आगे भी जो लिखा होता है वक्फ, और वो आप देखिए तालीमाबाद बना डाला उन्होंने, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, साथ में कई जगहों पे वो क्लिनिक भी चला रहे हैं। तो जो कुछ वो बंद पड़ता है उनसे वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और उस प्रॉपर्टी को जो है उसी फैमिली की प्रॉपर्टी है, वो किसी और की तो नहीं। आप कह रहे हैं कि इसमें अच्छे उदाहरण भी हैं? बहुत अच्छे उदाहरण हैं और अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक ये है कि बिल्कुल ही ला के बिल्कुल बदल देने वाला मामला कि नहीं जी सब कुछ हम बदल डालेंगे, ये भी ठीक नहीं है। आप उसको ठीक से जो है सोचे कि हाँ भाई वो हो सकता है। पहली बात, SGPC में चुनाव होता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी, उसमें सिखों की ये सर्वोच्च संस्था है, चलाने वाली, मैनेजमेंट करने वाली गुरुद्वारों का सर्वोच्च संस्था तो अकाल तख्त और अकाल तख्त उसके जत्थेदार हैं जी। ये बहुत पहले से लोग कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड का क्यों ना उसी तरह से जो है चेयरमैन चुना जाए। आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो है उसके अध्यक्ष को चुन रहे हैं, वोट दे के चुन रहे हैं, उसके लिए आप प्रचार भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ पार्टी लाइन की वजह से नहीं हो सकता। एक बंदे को अपना बंदा बैठाना है, सबको अपना बंदा बैठाना है। चलिए, पार्टी लाइन की बात हो रही है, हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बिल को लाने के पक्ष में सरकार की दलीलें क्या हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका काउंटर क्या है, और ये पर्ची वाला क्या चक्कर है? पहले तो किरण रिजिजू को पता नहीं था कि JPC में जाना है, वो बचाव कर रहे थे, फिर पर्ची आ गई तो बोल दिया JPC में भेज रहे हैं।
मुझे लगता है कि जो ये कहा जा रहा है पर्ची वाला, मुझे लगता है जब कैबिनेट में पास हुआ था उससे पहले ही सरकार की ये मंशा थी कि जो ये बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसको जो है वक्फ बोर्ड में माफ कीजिएगा जेपीसी में भेज दिया जाए, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी या फिर स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है नई सरकार के गठन के बाद। तो ऐसे में सरकार के पास ऑप्शन जो है वो यही था कि इसको ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाए। तो ज्वाइंट कमेटी के फॉर्मेशन को लेकर सरकार पहले से ही थी, लेकिन सरकार एक मैसेज देना चाहती है सौरभ जी, आप उसको समझ लीजिए बिल क्यों लाया गया। ये बिल का जो काम है वो 2023 से ही चल रहा था। स्मृति ईरानी जब अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से बात की, जितनी कंप्लेंट्स उनको वक्फ बोर्ड को लेकर आई थी मुस्लिम समाज से, उनका संज्ञान लेने के बाद उन्होंने पूरा बिल ड्राफ्ट का पूरा काम किया, सेक्रेटरीज अधिकारियों के साथ लंबी दौर की बैठकें हुई, और यहां तक कि वक्फ बोर्ड के सभी राज्यों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी हुए। ये तमाम तरीके की बातचीत जो करने के बाद ये सारा बिल जो है ड्राफ्ट किया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव आ गए और सरकार को लगता था कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो उन्हें चुनाव जिता सकता है, और इसी वजह से जो है वक्फ बोर्ड वाला ये जो बिल है अमेंडमेंट बिल, इसको नहीं लाया गया। अब सरकार का गठन हो गया और जो नंबर्स आए, और उसके बाद जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, सरकार को ये लगता है कि किसी तरीके से जो गरीब मुस्लिम समाज है, जिसको वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको इसमें डिवाइड किया जा सकता है, और उसको लेकर ये बिल है। सरकार अगर किसी भी इस तरीके का बहुत से बिल, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में पहला कोई बिल जेपीसी में भेजा गया हो या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटीज में भेजा गया हो। इससे पहले मोदी सरकार 1 में और 2 में कई बिल भेजे गए। भूपेंद्र यादव, अनिल माधव दवे, कई सेलेक्ट कमेटीज के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, कई बिल स्टैंडिंग कमेटीज को भी भेजे गए हैं। तो तमाम इस तरीके की चीजें हुई है। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि अपने कोर वोटर को संदेश देना कि वो जिस काम पे लगे हैं वो सही हो रहा है। और बिल लाने से पहले सरकार ने तय कर लिया था कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें ये बिल पास होता है। अश्विनी वैष्णव जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो NHAI नेशनल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को लिए जो बजट एलोकेट किया गया उनके प्रोजेक्ट्स के लिए 50,000 से करोड़ से ज्यादा का बजट, उसकी घोषणा करते हैं। तमाम अन्य कैबिनेट के जो फैसले होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन कैबिनेट में ये जो बिल पास हुआ है, इसकी जानकारी जो है वो मीडिया के माध्यम से देश की जनता के साथ शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज थी, शनिवार के दिन मुझे भी एक फोन आया और ये बताया गया कि इस तरीके का बिल जो है वो पास किया जा रहा है, और जिन लोगों ने बताया वो सरकार की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, ना सरकार में है। कुछ लोगों के जानकारी थी, उनको पता चला, उन्होंने बताया हम कुछ लोगों ने मिलकर जो है इस पर, कुछ लोग मतलब मैं ये कहूं कि कुछ रिपोर्टर्स की 3-4 लोगों ने मिलकर इस पर मेहनत भी की, और उसकी पूरी जानकारी देर रात तक आई, जिसमें 40 अमेंडमेंट्स की जानकारी आई, सरकार लेके आ रही है। और उनमें ये होगा कि वक्फ के पास जो जमीन अधिग्रहण का अधिकार है उस पे अंकुश लगाया जा सकता है। जो डिस्प्यूटेड मामले हैं उनको सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव, जिसमें सरकार का रिप्रेजेंटेशन, तमाम इश्यूज हैं। अब जो बात है कि सरकार झुक गई, मुझे लगता है सरकार पहले से ही क्लियर थी कि उसको क्या करना है, और चुनाव है, चुनाव में संदेश देना था, और वहां सरकार कामयाब भी हो गई। और विपक्ष ने भी जिस तरीके से सवाल उठाए उस सरकार की मंशा को लेकर कि वो क्यों लेके आ रहे हैं, इससे आप जो है संविधान के अवहेलना कर रहे हैं, तमाम तरीके की जवाब जो है वो संसदीय कार्य मंत्री और जिनके पास अल्पसंख्यक मामलों का
चार्ज भी है किरण रिजिजू, उन्होंने इसका पूरा जवाब भी दिया। हिमांशु जी, जी राजीव जी, नहीं, गरीब मुस्लिम को आकर्षित करना की मंशा थी या अपने हिंदुत्व वोट बैंक को मजबूत करने की मंशा थी? ये सवाल ये उठता है ना। आपने देखिए, मेरे पास अभी यहाँ बीजेपी का मैनिफेस्टो है 2024 के चुनाव का। उस मैनिफेस्टो में वक्फ बोर्ड की बात ही नहीं है। बीजेपी अन्य मुद्दे उठा रही थी चुनाव के पहले, चुनाव के समय वक्फ बोर्ड का इशू उठाया नहीं। आप कह रहे हैं 2023 से ये बात चल रही है, स्मृति ईरानी ने इस पर काम किया था, यह बात आपकी सही है। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि 2024 के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी जान गई है कि मुस्लिम वोट तो अपनी तरफ तो आना नहीं है। अगर मुस्लिम वोट के लिए ये किया गया है तो आपकी बात मैं नहीं मानता कि गरीब मुस्लिम को एक तरह से डुबाने की कोशिश की है। ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई है ताकि अपना हिंदुत्व वोट एक बार फिर मजबूत हो जाए, उनको चुनाव के पहले थोड़ा एनर्जाइज किया जाए। ये असलियत है। राजदीप जी, इस पे मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, और वो ये कह रहा हूं कि वक्फ जो अभी तक लैंड अधिग्रहण किया जाता था वक्फ के द्वारा, उसमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं, समय समय पे आते रहे हैं कि दो व्यक्तियों की आपसी रंजिश है। एक व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड के सामने जाके कंप्लेन कर दी कि जो इनकी जमीन है जिसका मालिकाना हक का दावा ये व्यक्ति कर रहे हैं, ये वक्फ की है। और वक्फ वहां गया, उनका सर्वे टीम गई, उन्होंने सर्वे किया और उसमें पाया कि ये वक्फ की जमीन है। वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई और ना वो अपील सरकार के रेवेन्यू अधिकारी के पास कर सकते हैं, ना एसडीएम के पास, ना डीएम के पास, ना कोर्ट में, ना किसी ट्रिब्यूनल में। एक जगह सिर्फ उनकी जो है वो सुनवाई होती है, वो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में। और जो बात राजदीप जी कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान बनाकर, हो सकता है वो अपने कोर वोटर्स को भी इंश्योर करना चाहती है, जो छिटक गया या छिटकने वाला है उसको अपनी तरफ रखना भी है, और जो छिटक गया उसको लाना भी है। उन तमाम इश्यूज को मुझे लगता है कि एड्रेस करने की कोशिश सरकार ने भी की है। आई एम राइट राजदीप जी? अब नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं ये जो गरीब मुस्लिम का आप जो बता रहे हैं, ये आप और हम एक बात पर सहमत है। जून के महीने से सरकार लगातार नैरेटिव अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जब से चुनाव के नतीजे आई कि नैरेटिव जो है वो विपक्ष की तरफ गया। मैंने उदाहरण दिया नीट का, अग्निवीर का, कहीं ना कहीं विपक्ष नैरेटिव अपनी तरफ कर रहा था। सरकार को लगा वक्फ बोर्ड के जरिए कम से कम आपके प्राइम टाइम टीवी डिबेट हो, सोशल मीडिया पर हो, वो एक तरह से हम नैरेटिव अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब मुसलमान का भला हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन क्या ये मंशा से ये बिल में अमेंडमेंट लाए गए हैं, या इस समय नैरेटिव बनाकर एक माहौल बनाने के लिए, ताकि अपना जो बीजेपी का वोटर जो थोड़ा निराश है कि 300 पार नहीं हुए, 400 पार नहीं हुए, कम से कम उसको तो लगे ये कोalition सरकार भले ही हो, हम अपने एजेंडा से हटेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा, ये वक्फ बोर्ड का एजेंडा बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था कि हम अगर आएंगे सरकार में तो ये कानून में बदलाव लाएंगे, ये नहीं था। बाकी चीजों को वो आगे कर रही थी, सिंगल नेशन सिंगल इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये उनके एजेंडा पर उस समय नहीं था। ये पोस्ट इलेक्शन ये एक तरह से उनको समझ आई है नैरेटिव बदलने के लिए। किसान सम्मान निधि लेकर आएगी सरकार, फसल बीमा योजना लेकर आएगी, ये उसके मैनिफेस्टो में थोड़ी था। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ राजदीप, और जो आपने कहा मैंने भी यही कहा कि जो उनका वोटर छिटक गया है, जी बिल्कुल, वो उसको वापस लेके आना चाहते हैं, और जो छिटकने वाला है उसको सेव भी करना चाहते हैं। नहीं, पर उसमें ये बताइए मुझे कि ये जो है, और इसमें शमशाद भाई और आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों आया? अपने वोटर को उत्तेजित करने के लिए आप मुस्लिम समाज को एक तरह से वक्फ बोर्ड के जरिए, ये तो इंटरनल मुस्लिम डिबेट होना चाहिए कि किस तरह से वक्फ बोर्ड का अगर गैर इस्तेमाल हुआ है उसमें क्या कानून होना चाहिए। क्या राजदीप सरदेसाई ये कह रहे हैं कि इस देश की चुनी हुई सरकार, क्योंकि आप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी ये बोले थे कि बीजेपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस देश की चुनी हुई सरकार कुछ धर्मों के ऐसे मामले जो संपत्ति से जुड़े हैं या जो जन कल्याण से जुड़े हैं उन पे बोलने का हक रखती है, कुछ पर नहीं रखती? क्योंकि बीजेपी इस बिल के पक्ष में ये दलील दे रही है कि भाई गरीब और पिछड़े मुस्लिमों के हकों की रक्षा करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। तो अगर मुस्लिम समुदाय के अंदर से वक्फ में रिफॉर्म को लेकर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है तो सरकार बाहर से इंटरवीन कर रही है।
ये उनकी दलील है, इसीलिए मैं शमशाद साहब अब आपका रुख करता हूं। नहीं, मैं इसमें एक ही जोड़ दूं कि आपको मालूम होगा ये पहले भी हुआ है ट्रिपल तलाक को लेकर। इसमें कोई किसी को, देखिए मैं कह रहा हूं, जब ट्रिपल तलाक का भी बात हुई थी, यही कहा गया था जो आपने कहा कि समाज में इंटरनल रिफॉर्म करना है। नथिंग रॉन्ग, एवरी गवर्नमेंट हैज टू रिफॉर्म, हैज टू ब्रिंग इन रिफॉर्म। मेरा ये कहना है जिस तरह से इसे प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरह से कोशिश की गई कि हम कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व वोट को मजबूत कर सकते हैं, जो मुस्लिम समाज को एक तरह से कटघरे में रख के हम अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। इससे मुझे लगता है ये गलत तरीका होगा अपनी राजनीति करना। और इंटरप्रिटेशन अपनी जगह है और उसको लेके जो चाहे सरकार की लानत मलानत करे, लेकिन सिर्फ इस बिना पर यदि कोई रिफॉर्म है, आई एम सेइंग यदि रिफॉर्म है, भली मंशा से है, लागू करने की दृष्टि से है, उसमें नैतिकता और वैधानिकता दोनों का पुट है, तो नहीं रोका जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ध्यान है, राजदीप जी को तो विद्वान पत्रकार है और अच्छे से ध्यान होगा, जब पंडित नेहरू के समय में हिंदू कोड बिल आया था तब भी यही कहा गया था हिंदुओं की जमात की तरफ से, एक सर्टेन सेक्शन की तरफ से, साहब हमारे धार्मिक मामलों में आप कैसे दखल दे सकते हैं। और तब ये बात उठी थी कि दखल दे सकते हैं जिससे नागरिकों का न्याय, उनकी बराबरी, लैंगिक समानता, अवसर समानता, ये सब चीजें सुनिश्चित की जा सके। मेरे सामने अमाना बेगम का एक आर्टिकल है जो द प्रिंट के लिए लिखा गया है, उसमें वो कहती हैं कि ज़कात फाउंडेशन और उसके जो मुखिया थे सिविल ऑफिसर सैयद जफर महमूद, वो बार बार ये दलीलें दे रहे थे कि वक्फ में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, इंक्लूसिविटी नहीं है, लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट हैं और उसे दूर करने के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसका टाइटल है वक्फ बिल 2024 फाइनली रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटी डज नॉट मीन मुस्लिम सुन्नी मेल। मिस्टर शमशाद, मैं आऊंगा उस बात पर जो अभी हिमांशु जी कह रहे थे कि ट्रिब्यूनल में जाएगा मामला, वो एक कहीं और जा ही नहीं सकता। देखिए, आप पहले इसको समझिए कि हमारे हिंदुस्तान का जो लीगल सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है, उसमें अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है। इनकम टैक्स के लिए क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे? उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसकी एक अपील बनी हुई है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है। उसी तरह कंपनी मैटर के लिए कंपनी ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसी तरह कस्टम के लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसी तरह आप जो है आईबीसी के लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो उसमें अगर वक्फ की लैंड जब इतनी बड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, तो उसके लिए अगर एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। और सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते, तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही गैर मुनासिब क्रिटिसिज्म है जो पब्लिक एट लार्ज पे एक तरह से फैलाया जा रहा है खामखा में। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसी तरह ये फैलाया गया कि वक्फ बोर्ड जो है जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे तो वो वक्फ हो जाएगी। ये किसने कह दिया भाई? अगर दो लोगों ने, जो आपने अभी एग्जांपल दिया हिमांशु जी, कि दो लोगों ने कोलिसिव सूट फाइल करके और वक्फ के फेवर में अगर उसने डिक्री करवा ली तो वक्फ की हो गई, तो ऐसा नहीं है। वो चैलेंज कर सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके, और ट्रिब्यूनल में जाने के बाद जब वो ट्रिब्यूनल उसका फैसला देगा तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से फैसला उसके खिलाफ आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर तीनों जगह नहीं हुआ तो जाहिर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी रही होगी। तो इस तरह की बातें बीच में लाकर आधी बातें कह देना, आधी बातें नहीं कहने से जो एक भ्रम फैलता है सोसाइटी में, वो प्रिजुडिस क्रिएट करता है। जो पिछले 2 साल से वक्फ के मामले में मैं देख रहा हूं कि पब्लिक डिबेट्स हो रही हैं, उसमें आधी बात कही जा रही है, आधी बात छोड़ दी जा रही है। उसी तरह उन्होंने कहा कि देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी का जो है वक्फ एक्ट में एडवर्स पोजेशन लागू नहीं होता, और चूंकि वो एडवर्स पोजेशन लागू नहीं होता तो इसलिए वक्फ बोर्ड जो है दूसरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेता है क्योंकि एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ना समझे की ये हद है कि अगर एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता है तो वक्फ बोर्ड अगर उस पर कब्जा करेगा तो जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो तो कब्जा ले लेगा ना, अगर एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता तो। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि अगर इंक्रोचमेंट हो जाए वक्फ की प्रॉपर्टी पर, और वक्फ बोर्ड जो अभी मिसमैनेजमेंट की बात हो रही थी वो टाइमली एक्शन ना ले, क्योंकि कई बार 5 साल तक वक्फ बोर्ड ही नहीं होता,
वक्फ बोर्ड को पावर है कि वो लिटिगेशन इनिशिएट करे, चाहे वो ट्रिब्यूनल में जाए या कोर्ट में जाए। तो अगर वो टाइमली एक्शन ना ले पाए और 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन ना आए कि जिस आदमी ने वहां कब्जा कर रखा है वो आदमी ये कह दे कि साहब इस पे एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे वो ओनर बन गया। किस चीज को खत्म करने के लिए कहा गया था? लेकिन मैं सुन रहा हूं हर टीवी डिबेट पे ये कहा जा रहा है कि साहब एडवर्स पोजीशन वहां लागू नहीं होता, इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी ने कब्जा कर रखा है। तो ये सब ऐसे इश्यूज हैं जिसपे थोड़ी सी बात की जाती है, छोड़ दी जाती है और उस पर एक शक पैदा होता है और फिर वो वही होता है जो आप पीछे से पॉलिटिकल क्लास चाहता है, एक भ्रम फैलता है और फिर उस भ्रम के नतीजे में हिंदू मुस्लिम डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें इसको हमें जो है हिंदू कोड बिल की बात आपने सौरभ जी करी। देखिए, हिंदू कोड बिल एक वो मामला नहीं है, सही इंटरजेक्शन था मिस्टर राजदीप देसाई का। देखिए, हिंदू कोड बिल एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक इश्यू था, जहां आप जो है सती प्रथा को खत्म कर रहे थे, जहां आप जो है डिवोर्स नहीं हो पा रहा था कि एक औरत की शादी हो गई तो कभी वो आजाद नहीं हो सकती। तो वो एक बेसिक फंडामेंटल इशू, बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम का इशू था, उसको आप कर रहे थे। तो इस बैकग्राउंड में आप अगर चीजों को मिक्सअप कर देंगे तो वो सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर वो सब वक्फ को आप हिंदू कोड बिल से लगाएंगे, फिर उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से लगाएंगे, फिर उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट से लगाएंगे। वक्फ को कोई हिंदू मैरिज एक्ट से नहीं, हिंदू कोड से नहीं जोड़ रहा है। जब राजदीप ये कह रहे थे ना कि ये सरकार मुस्लिमों पर कानून कैसे बना सकती है, वो उनके बीच से बहस आनी चाहिए, तब ये बीजेपी के खेमे की तरफ से इस तरह की दलीलों पे एक काउंटर आता है कि सरकार रिलीजन देख के कोई रिफॉर्म एक्शन नहीं लाएगी। अब वो तो सरकार को तय करना है और लोग सड़क पे उतर के विरोध भी करते हैं, जो हमने इसके फार्म लॉज में भी देखा। तब तो ये नहीं कहा गया ना साहब ये सिख किसानों के लिए या जाट किसानों के लिए, उनका विरोध था, जो स्टेक होल्डर्स थे वो सड़क पर उतरे, सरकार दबाव में आई, उन्होंने चेंज किया। सुधार की जरूरत है कि नहीं, मैंने वहीं तक बोला, उससे ज्यादा मैंने एक लाइन नहीं बोला। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि ये मिक्स किया जा रहा है। मैं मिक्स नहीं, मैं बोल रहा हूं कि वो राजदीप एक बात कह रहे थे, उसके काउंटर में वो चीज कही गई कि दूसरी तरफ से क्या दलील आ रही है। वक्फ और हिंदू कोड बिल को कोई नहीं जोड़ रहा है, दोनों अलग अलग विषय हैं। को ब्लेम कर रहा हूं ना मैं हिमांशु जी को ब्लेम कर रहा हूं। नहीं सर, नेता नगरी में ब्लेम होता ही नहीं है सर, यहाँ तो सुनने होती हैं। नेता नगरी में विरोधी पक्ष सुनने के लिए लोग आते हैं, एक्सट्रेनियस चीजें आ जाती हैं, उससे जो फिर बातें आगे बढ़ती हैं, उससे पूरा भ्रम फैलता है, उससे सोसाइटी में डिवाइड पैदा होता है, उससे प्रेजुडिस क्रिएट होता है और फिर वो उस बात को सपोर्ट करता है जो कुछ लोग करना चाहते हैं कि साहब आप एकदम सोशल सेग्रीगेशन कर दें। तो मैं इसके लिए कह रहा था। अब वक्फ पे आइए, चूंकि वक्फ की बात कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट की बात करें। देखिए, ये सब करने से पहले सबसे पहले जो लोगों को ये बात समझना है कि वक्फ है क्या। अगर आप वक्फ को एक प्रॉपर्टी के नजरिए से सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा उसमें सुधार की जरूरत है। वक्फ एक बिलीवर की चैरिटी का रिजल्ट है और वो जो चैरिटी करता है वो किसी की प्रॉपर्टी को ग्रैब करके नहीं कर देता। अगर करता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल है, उसके लिए अदालत है, वो उसको ठीक कर देगा। वक्फ उसके बिलीफ सिस्टम से निकला हुआ उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है जिसको वो डेडिकेट करता है कि हम इसको पायस पर्पस के लिए इन द नेम ऑफ गॉड हम इसको छोड़ रहे हैं ताकि इसका फायदा जो वो चाहता है उसके हिसाब से हो। वो अगर चाहता है कि स्कूल बनाना है उसका, तो जो सरकार आएगी या बोर्ड आएगा वो ये नहीं कहेगा कि साहब नहीं आप इस पर आप हॉस्पिटल बना दीजिए, क्योंकि जिस आदमी ने वक्फ क्रिएट किया है उस आदमी का जो विल है वो फाइनल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी थी। वो प्रॉपर्टी किसी मुतवल्ली की नहीं थी या किसी बोर्ड की नहीं थी प्रॉपर्टी। तो इसलिए वक्फ को आप पहले ये समझिए कि वो रिलीजियस बिलीफ का हिस्सा है और वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और वो जैसे चाहेगा वैसे होगा। ये किसी और के रहमो करम पे नहीं होगा कि हमने ये कह दिया और सरकार ने लार्जर पब्लिक वेलफेयर में ये डिसाइड कर लिया कि हम ये करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज आपको ये क्रॉस करना है। उसमें मुस्लिम के अलावा भी कुछ लोग प्रॉपर्टीज उसको देते थे शुरू में कि इसके वक्फ के सपोर्ट में हम ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसका जो आउटकम होगा वो उसके सपोर्ट सिस्टम में जाएगा। बाद में उन्होंने
95 एक्ट में ये कह दिया कि साहब जो सपोर्ट सिस्टम में जो प्रॉपर्टी जो नॉन मुस्लिम्स देते हैं हमेशा के लिए दे देते हैं, तो उस वक्फ का हिस्सा बन जाएगा। उसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उनका ना कोई रिश्तेदार आ रहा है उसको क्लेम करने के लिए, ना कोई गवर्नमेंट आ रहा है, ना कोई उसका थर्ड पार्टी है। तो वक्फ का ये कॉन्सेप्ट है। अब उसको मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म चाहिए। तो मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए उसकी डिबेट कर रहे हैं हम लोग। मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि साहब उसका मिसयूज ना हो। जिसने वक्फ क्रिएट किया है उस क्रिएशन के वक्त उसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए होंगे, उस ऑब्जेक्टिव्स के तहत उसी कॉन्सोनेंस में वो वक्फ की प्रॉपर्टी यूज हो। अच्छा, वो करेगा कौन? वो वक्फ करके मर गया तो उसके या तो उसने वक्फ डीड में नॉमिनेट किया होगा अपने बच्चे को कि साहब आप करेंगे। अगर किसी ने नहीं किया है तो उसने कहा होगा कि मोहल्ले के लोग करेंगे। वो भी नहीं किया है तो ये कहा होगा कि भाई वक्फ बोर्ड करेगा। तो या कोई एक ऐसी बॉडी करेगी। उसके लिए आपने एक बोर्ड बनाया। तो उस बोर्ड को आप इस बैकग्राउंड में जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया है उस अमेंडमेंट में उस बोर्ड में जिस तरह के लोग बिठाए गए हैं और उसमें जिस तरह के रोल उसको दिए गए हैं, उससे ये पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी जो एक पर्पस के लिए बनाई गई थी वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर किसी को वक्फ क्रिएट करना है तो जाहिर है प्रिजम्पशन यही है और करना भी यही चाहिए, अदरवाइज वक्फ होगा ही नहीं, कि वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी होनी चाहिए। अपनी इस तरह होनी चाहिए कि उसने अपने पैसे से कमाया हो या उसने अपने फादर से इनहेरिट किया हो या उसका पूरा उस पर मालिकाना हक होना चाहिए। और यही होता रहा है वक्फ में। ये सही बात है कि किसी ने कहीं पर कुछ ऐसी जगह पे मस्जिद बन गई हो जो आमतौर पे नहीं बनती लेकिन बन गई हो और किसी ने कह दिया हो कि ये वक्फ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 लाख प्रॉपर्टी में से 10 एग्जाम्पल पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दें कि साहब ये 10 मिसयूज है 8 लाख में और आप इसको जो है हमको इसमें पूरा ओवरऑल करने की जरूरत है, जो कि कल पार्लियामेंट में हुआ है। अगर ये लॉजिक आप अपनाएंगे तो कोई भी कानून, आप ईडी का कानून उठा के देख लीजिए, ईडी में कितने % की सजा होती है? 4%, 5% सजा होती है। बाकी आप उसको जेल में रखते हैं 5-5 साल। तो आप क्या पीएमएलए के कानून को खत्म कर देंगे? क्यों नहीं खत्म करते आप पीएमएलए के कानून को? तो ये सब जो लॉजिक है कि साहब लखनऊ में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, वो जो म्युनिसिपैलिटी की बात बता रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी की बात जो बता रहे हैं अहमदाबाद में, देखिए मैंने एक केस किया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रोड के उस पार एक प्राइवेट प्लॉट था। वो प्राइवेट प्लॉट एक फॉर्मर एमपी का था और उस प्लॉट पर उन्होंने कोने में एक मस्जिद बना रखी थी। हाई कोर्ट ने उस जमीन को एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद वहां हाई कोर्ट की रजिस्ट्री बनी। ये अभी की बात है, 15 साल पहले की, 20 साल पहले, 15 साल पहले की बात है। हाई कोर्ट की कमेटी बनी। हाई कोर्ट ने कहा कि इसको हम जो है इतना एरिया को छोड़ सकते हैं। फिर बाद में हाई कोर्ट ने उसको व्यू को चेंज किया, फिर कहा कि नहीं हमें पूरा चाहिए। लेकिन बात वो वहां नहीं खत्म हुई। आपने सुना होगा टीवी डिबेट्स पे कई साहब ने ये बोला कि साहब हाई कोर्ट को लड़ना पड़ा वक्फ के खिलाफ, हाई कोर्ट के अंदर मस्जिद बना दी जाकर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स, जाहिर है जब मस्जिद को तोड़ने का हुक्म आया तो वो मस्जिद वाले गए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मस्जिद है, इसको रहने दिया जाए, ये वक्फ के नेचर की है, जिसने भी बनाया था वक्फ के नेचर की है। तो आज उसको इस तरह प्रोजेक्ट किया गया कि हाई कोर्ट तक की जमीन को मस्जिद बनाकर पेश किया गया। ये इस तरह के एग्जाम्पल बहुत भ्रामक हैं। और मुझे लगता है, मुझे नहीं मालूम कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का क्या मामला है। वो 100 साल पहले या 80 साल पहले कहीं ना कहीं उसका वक्फ के साथ ताल्लुक होगा, इसलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड ने कहा होगा आप उसको चैलेंज करिए। जिस तरफ भी जो कानूनी वजन ज्यादा होगा उसके फेवर में फैसला हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपके पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को लेके आप पूरा वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट को खत्म कर दें। तो ये सारे मसले हैं। फ्यूचर वक्फ के बारे में अब आपने ये कह दिया कि साहब जो 5 साल तक
मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वो वक्फ क्रिएट करेगा? आप किसको घर में बिठा के बताएंगे कि भाई कौन 5 साल से नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या ज़कात दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और फिर 5 साल जिस दिन हो जाएगा, उस दिन के बाद आप वक्फ क्रिएट करेंगे? ये सरासर वैसा लेजिस्लेशन है जिसमें आप बार बार बात करेंगे गरीब मुसलमान की। अगर गरीब मुसलमान की बात करनी थी तो आप ये कंडीशन डाल देते कि साहब वक्फ बोर्ड में जितने मेंबर बनेंगे उनका इनकम इस लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये कह देते आप। तो ये समझ में आती बात कि जो मुसलमान है उनका जो गरीब मुसलमान है वो उनका इस लेवल तक का इनकम होगा तभी वो वक्फ बोर्ड के मेंबर बनेंगे। आप उठा के दे देंगे उन लोगों को जिन लोगों का कंट्रोल आपके हाथ में है, और फिर कहेंगे कि हम गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो ये तो एकदम मुझे लग रहा है कि हर चीज को, जैसे जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है आर्टिकल 30 के बारे में ऐसे ही हो रहा है। तो ये सारा जो वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट का जो पूरा स्कीम है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज कंप्लीटली टेक ओवर, जिसमें आपको पैसे भी ना देना पड़े। कलेक्टर साहब आप जो बोलेंगे कलेक्टर साहब वो उसकी एंट्री कर देंगे। जो जहां पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स खड़ी हैं और उस पर वक्फ का क्लेम है, तो आपने ये प्रिज्यूम कर लिया 3C में कि साहब वो कलेक्टर साहब उस पर फरमान अपना सुना देंगे, और फिर उसके हिसाब से तहसीलदार जो है उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री कर देगा, और फिर वो जो है वो जमीन खत्म हो जाएगी, यानी कोई लिटिगेशन नहीं। अब वो लिटिगेशन करते रहिए, लिटिगेशन में क्या होता है आपको भी पता है, हमें पता है कि 30 साल 40 साल लगता है खत्म होने में। तो ये जो स्कीम है उस पूरे स्कीम पर ऑब्जेक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन पे ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि बिट बाय बिट आपने वक्फ बोर्ड को लिटिगेशन फाइल करने का अख्तियार है पूरा अभी के एक्ट में, उसको भी डाइल्यूट कर दिया। तो कौन करेगा लिटिगेशन? आपने कहा उस पूरे प्रोविजन को हटा दिया। जो सेक्शन 32 में एक प्रोविजन था 32 के क्लॉज 2 के एक्सप्लेनेशन में कि भाई वो वक्फ बोर्ड को पावर होगा लिटिगेशन इनिशिएट करने का, आपने उसको भी वहां से ओमिट कर दिया। तो ये क्या है? ये सब क्या दिखाता है कि आप वक्फ को प्रोटेक्ट करके गरीबों को दे रहे हैं या वक्फ की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ये कंप्लीट टेक ओवर है, और उस बैकग्राउंड में है जो मिस्टर सरदेसाई ने शुरू में कहा है। जी बहुत शुक्रिया शमशाद साहब अपना पक्ष रखने के लिए। अब हम रुख कर रहे हैं नसीरुद्दीन चिश्ती जी का, जो कि ऑल इंडिया सूफी सज्जाद। जी सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। अब हम रुख कर रहे हैं नसीरुद्दीन चिश्ती का, जो कि ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशी काउंसिल के चेयरमैन हैं और जो सार्वजनिक रूप से इस बिल के समर्थन में बयान दे रहे हैं। क्या है सर आपकी दलीलें? कानून को मेहरबानी करके आने दें बंद करके, क्योंकि कानून में अमेंडमेंट होने की सख्त जरूरत है। इस पैसे का इस्तेमाल बहुत जरूरी है गरीब गुरबाओं के लिए, मुसलमानों के जो नीचे का तबका है उनकी एजुकेशन के लिए, यतीम बच्चियों की शादी के लिए। हम हॉस्पिटल खोलने की हमने आज हुकूमत से मिलकर डिमांड भी की है कि एक स्कीम बनाई जाए बाकायदा कि वक्फ बोर्ड इन पैसे का यूज कहाँ कहाँ करेगा, और वो मैंडेटरी प्रोविजन रखा जाए। तो साल के साल उन वक्फ बोर्ड से रिपोर्ट ली जाए कि भाई आपने क्या करा इस पैसे का, क्या सिर्फ तनख्वाहें बांटी। और आज क्या होता है, लैंड माफिया बहुत बड़ा एक्टिव है इसके अंदर। लैंड माफिया इस तरीके से एक्टिव है कि जमीन जायदाद देखने की उसमें वक्फ बाय यूजर का जो प्रोविजन था, ठीक है, जो दरगाहें हैं, खानकाहें, जो मदरसे चलते हैं, वो बात अलग है बिल्कुल। लेकिन जो खाली लैंड पड़ी हुई है उनका सर्वे कराया जाता है, लाइजनिंग की जाती है ऑफिसर से, या जो सीईओ बैठते हैं या कोई चेयरमैन होता है या मेंबर होता है, और मिली भगत कर करके उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करा दिया, नोटिफाई करा दिया जाता है, और बाद में फिर अपने मनचाहे लोगों को उसको लीज पे दिला दी जाती है। अब लीज भी पता नहीं कि एक्चुअल अमाउंट शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में अमाउंट कुछ शो होता है और पैसा कुछ और लिया जाता है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आने के लिए जरूरी है, इस इदारे पे मॉनिटरिंग होना जरूरी है। और आज के एग्जांपल देता हूँ, आज ये कहते हैं कलेक्टर साहब को आपने क्यों डाल दिया बीच में। देखिए आज हमारी खानकाहों में, दरगाहों में एक बहुत बड़ी दरगाह है कलियर शरीफ की दरगाह, वहां पर रिसीवर और मुतवली के तौर पे वहां पर कलेक्टर को चार्ज दिया हुआ है, तो चला रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी चल रहा है, ठीक है। वहाँ वक्फ बोर्ड से बहुत परेशानी आ रही है सज्जादा नशीन को, जिसकी डिमांड हमने रखी है। हम लोगों ने दरगाहों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने दरगाहों की तरफ से ये डिमांड रखी है कि एक दरगाह बोर्ड बना दिया जाए, क्योंकि दरगाह के कल्चर, उसके ट्रेडिशन, वहाँ के रिचुअल्स के बारे में, और सज्जादा नशीन जो दरगाह का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके बारे में मौजूदा एक्ट बिल्कुल साइलेंट है,
कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है। सिर्फ मुतवल्ली की पोजीशन दी है, मुतवल्ली मीन मैनेजर, मैनेजर की पोजीशन दी हुई है। सज्जादा नशीन की कहीं पोजीशन नहीं दी हुई है, दरगाहों के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो हमने दोनों एस्पेक्ट पे बात की सरकार से, एक पब्लिक इन जनरल मुस्लिम और एक दरगाहों के हिसाब से, क्योंकि दरगाहें जो हैं वो मेन स्टेक होल्डर हैं वक्फ की। 70 to 80% प्रॉपर्टीज बिलोंग टू दी दरगाह, जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हमें प्रैक्टिकल मालूम, मुझे नहीं, कितनी और दरगाहें हैं, सबको मालूम है प्रैक्टिकल कितनी दुश्वारियां आती हैं। वक्फ बोर्ड ने क्या हर दरमिता अपना रखी है। वक्फ बोर्ड एक डिक्टेटर बना हुआ है, एक विलन का रोल अदा कर रहा है, हर जगह परेशान कर रहा है। किसी ने गलती से वक्फ कर दी अपनी प्रॉपर्टी, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर मरम्मत तक नहीं करा सकता जब तक उसकी एप्लीकेशन डिसाइड होती है, जब तक घर गिर जाता है। इनको कोई परवाह नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है। जो कानून है, जो न्याय प्रक्रिया है, वो बहुत ईजी होना जरूरी है। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, तो इसमें वो प्रोविजन भी रखा गया है। तो इसमें क्या गलत है? अब लोग कहते हैं कि साहब मजहब में मुदाखलत, मजहब में कहीं मुदाखलत नहीं। अगर मुदाखलत मजहब में मानी जाएगी तो जिस दिन पहले दिन कानून बना था उसी दिन मुदाखलत हो गई थी, उसी दिन इंटरफेयर हो चुका था मजहब में। लेकिन नहीं, हमारा मानना ये है कि वक्फ और वक्फ को डेडिकेट करना और उसकी शराइत को मानना वो एक अलग बात होती है, वो एक शरई मामला है। लेकिन ओवर एंड ऑल इतना बड़ा अगर इदारा बन जाता है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक रूल बनाया जाना जरूरी है, कानून बनाया जाना जरूरी है। शरीयत में तो ना तो कहीं सीईओ साहब का जिक्र है, ना ही कोई चेयरमैन साहब अपॉइंट होंगे उसका जिक्र है, कोई नहीं 9 मेंबर अपॉइंट होंगे इसका कहीं जिक्र है। लेकिन एक मैनेजमेंट के लिए सिस्टम किया है ना हमने वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, उसको और इफेक्टिव बना रहे हैं। तो उसमें क्या हद है? जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अब उनके एतराज है। देखिए, कुछ मैटर्स में हमें भी कंसर्न था, ऑलरेडी सज्जादा नशीन काउंसिल को भी कुछ डाउट्स थे, हमने भी वो क्लियर करें जाकर के, और हमने कहा नहीं इंश्योर किया जाए इन चीजों को। उन्होंने कहा बिल्कुल इसमें राइट अगर किसी का हर्ट होगा तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, माना भी कहीं नहीं। और अब माशाल्लाह ये मैटर, गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल क्लियर थी, उन्होंने ये मैटर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। तो अब जिसको अपने जो एतराज रखने हैं या अपने सजेशन रखने हैं वहां जाके रखें। और अब हमें पूरे यकीन है नेक्स्ट सेशन में कानून अच्छा, मतलब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद अच्छा कानून बन के सामने आएगा। शमशाद जी ने अपनी बात रखी और उसमें कई आपकी दलीलों पे काउंटर भी दिया, आप इस पे रिएक्ट करना चाहेंगे? मैंने जो कहा वो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कल किरण रिजिजू ने संसद के अंदर कहा, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। और सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई किसी की लैंड को अगर वक्त लिया जा रहा है, एक्वायर किया जा रहा है, तो उस वक्त जो सर्वे टीम रहे उसमें सरकार की नुमाइंदगी हो, जो जिनके पास रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जमीन से जुड़े मालिकाना हक के डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी जांच हो जाए वही समय रहते हुए, जिससे किसी ट्रिब्यूनल या अपर कोर्ट्स में नहीं जाना पड़े। वो तमाम इश्यूज के ऊपर सरकार ने अपनी दलीलें जो है वो सदन में दी हैं। इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा जो सरकार ने बताई है वो तो यही है कि जो गरीब पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी उतना ही हक मिले जिनके पास वक्फ की जमीन है। और वक्फ बोर्ड का कई जगह स्टेट्स वक्फ बोर्ड ने ये भी लिख के दिया है कि उनके पास रेवेन्यू नहीं है वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। तो ऐसी तमाम चीजें जो है सरकार ने कही हैं जो इन अमेंडमेंट्स में है। और सरकार ने कई हवाला दिया, सच्चर कमेटी का हवाला दिया है, सरकार ने AR रहमान खान जो डिप्टी स्पीकर थे, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, उन्होंने वक्फ को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, उसका हवाला दिया। जो रिकमेंडेशन उस कमेटी की रिपोर्ट में कही गई थी उन सब के हवाले से उन्होंने कहा। और जो शिकायतें मुस्लिम समाज की तरफ से उनके पास आई या कई राज्यों के वक्फ बोर्डों ने उनको शिकायतें भेजी हैं, उसके आधार पर सरकार ये कदम आगे बढ़ा रही है। ये तो वक्फ पर बहस हो गई, इससे बेहतर एक बहस है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है, अदरवाइज भी, और ये है उपराष्ट्रपति और इसी नाते राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ जी और राज्यसभा की सांसद जया बच्चन के बीच की तीखी बहस। और इसको लेकर सरगर्मियां सदन के बाहर भी हैं। राजदीप सरदेसाई जी, क्या तैयारी चल रही है विपक्षी खेमे में? कई दिनों से ये चर्चा चल रही है, मैंने सुना है पार्लियामेंट में, कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाने की। क्या हुआ है कि जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच में एक अविश्वास का माहौल है। जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ये इल्जाम बार बार लगा रही है कि वो उनको मौका नहीं देती, उनको ठोकती रहती है,
उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बराबर बोलने नहीं देती, बार बार विपक्ष को एक तरह से टारगेट किया जाता है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है राज्यसभा में, ये उन पर एक तरह से आरोप है और जिस तरह से उन्होंने जो टोन वो अपनाते हैं वो गलत है। तो इन सब बातों को लेकर जब जया बच्चन, आज शुक्रवार के दिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जया बच्चन को उन्होंने कहा जया अमिताभ बच्चन, और ये पहली बार नहीं कहा है, दूसरी तीसरी बात कहा है, और कहा कि आप तो बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपको जानना चाहिए। तो जया बच्चन ने बड़ी आपत्ति उठाई पहली बार कि आप बार बार मुझे जया अमिताभ बच्चन कहते हैं, क्योंकि मेरी अपनी एक पहचान है। नंबर 2, आप कहते हैं कि जिस तरह से कि मैं सेलिब्रिटी हूं, मैं 5 बार सांसद रही हूं, थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि सोनिया गांधी बिल्कुल जो बहुत कम बोलती है पार्लियामेंट में, वो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पूरी तरह से जया बच्चन का साथ दिया। और मैंने, मुझे लगता है 20-30 साल के बाद देखा है कि पार्लियामेंट के बाहर जया बच्चन और सोनिया गांधी एक दूसरे के साथ साथ, आप जानते हैं एक जमाने में अमिताभ बच्चन और पूरा परिवार और गांधी परिवार बड़ा नजदीक हुआ करता था, फिर बिल्कुल अलग पड़ गए। अमिताभ बच्चन अमर सिंह और बाकी नेताओं के नजदीक आ गए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी में गई, जब समाजवादी पार्टी एंटी कांग्रेस मानी जाती थी। अब वही देखिए, ये समय समय की बात है। आज की तारीख में जया बच्चन और सोनिया गांधी एक साथ, और किसके खिलाफ? जगदीप धनखड़। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव मुझे नहीं लगता कोई पास होने की बात है, लेकिन एक माहौल बन रहा है कि जिस तरह से इस पूरे सत्र में लोकसभा में ओम बिरला और राज्यसभा में जगदीप धनखड़, क्या वो वाकई न्यूट्रल अंपायर है? क्या वो वाकई विपक्ष को इतना समय दे रहे हैं जो उन्होंने देना चाहिए? ये बात उठ रही है और बार बार विपक्ष का कहना है कि 18वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में फर्क है, अब हमारे पास नंबर है। यही बात लेकर राज्यसभा में जब जया बच्चन ने ये बात आज उठाई, तो कई विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि हम एक साथ आवाज उठाकर जगदीप धनखड़ को कह रहे हैं कि आपको जिस तरह से जो रवैया आपका है उसको बदल करना पड़ेगा। और यही टेस्ट है कि जून के चुनाव के बाद क्या वाकई माहौल इतना बदल गया है कि आज विपक्ष की आवाज को क्या आप उसी तरह से दबा सकते हैं, सस्पेंड, विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड कर सकते हैं जिस तरह से 17वीं लोकसभा में हुआ था, जहां 100 से ज्यादा सांसदों को आपने सस्पेंड किया था। तो मुझे लगता है ये जो बदलता माहौल है, इसमें ये बात बड़ी आ रही है कि जो भी आप चेयर में हैं, उनको, विपक्ष को उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जितना वो सरकार को देते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। अब देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल तक ये चलता है अविश्वास माहौल, लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में केवल ये मैसेज दे रहा है सरकार को कि प्लीज पार्लियामेंट में कम से कम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया राजदीप सरदेसाई जी। इसी सवाल के साथ रुक कर रहा हूं एक बार फिर से राहुल श्रीवास्तव जी का। राहुल जी, आपको भी लगता है कि राज्यसभा में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये बिल्कुल नए किस्म की हैं, विश्वास का माहौल है, या दिस इज पॉलिटिकल एज यूजुअल? देखिए, ये मामला जो है ये एक लेवल पे बहुत ही निचले लेवल पे आ गया है। आई डोंट थिंक पार्लियामेंट को शोभा देता है कि इस तरह की बहसबाजी इस तरह से हो और इस तरह के विवाद खड़े हों। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें दोनों पक्षों का देखिए कि पहला पक्ष तो यह है कि आज जो चेयर ने बोला उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि चेयर की प्रिविलेजेस हैं और चेयर के बारे में, उनके बयानों के बारे में बोलना ठीक नहीं है। मगर किसी भी सांसद को उसके स्टेटस के बारे में रिमाइंड करके कि आप इस लेवल पे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये एक एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, इस बात को स्क्रूटनाइज करना होगा कि क्या ये सही है कि गलत है। किसी भी सांसद का स्टेटस जो है, और सबसे बड़ी बात कि वो जया बच्चन जी जो हैं वो चुन करके आई हुई सांसद हैं, वो मनोनीत नहीं है, तो उनका स्टेटस एज अ सेलिब्रिटी जो है, मैं उसको पिक्चर में नहीं लाऊंगा। आई विल नॉट ब्रिंग दैट इनटू पिक्चर। आई विल नॉट ब्रिंग इनटू पिक्चर कि ये बात कि आप एक्टर हैं और आप ड्रामा, आपको डायरेक्टर करता है
ये एलिमेंट मैं किसी चुने हुए सांसद को या किसी सांसद को नहीं बोलना चाहूंगा। तो जो जया बच्चन जी के जो एफिडेविट हैं वो, उसमें उनके नाम ज्यादातर में हाल फिलहाल में जो है वो जया अमिताभ बच्चन है। उसके बाद आता है कि एक सांसद का एक बायोडेटा वेबसाइट पे प्रिपेयर किया जाता है, अटेंडेंस रजिस्टर, तमाम चीजें उसी से फ्लो किया करती हैं कि सांसद की अटेंडेंस, उसमें उनका नाम क्या होगा। तो उसके अंदर अगर रिकॉर्ड में देखें तो उसमें उनका नाम जया अमिताभ बच्चन है। अब जया अमिताभ बच्चन वेबसाइट पे भी है, एफिडेविट में भी है, तो टेक्निकली अगर जाना जाए तो उनका नाम पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में जया अमिताभ बच्चन है। ये मुद्दा है, ये एक कंट्रोवर्सी ऐसी है जो कि बहुत आसानी से सेटल की जा सकती है। और जया बच्चन कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है कि अचानक उनको लेकर के क्यों ये इस तरह का, अगर वो कह रही है कि टारगेटिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। सब राहुल गांधी को अगर हाउस में टारगेट किया जाए लोकसभा में तो मैं मान सकता हूँ, अब ठीक है, इसमें पॉलिटिकल लॉजिक है, बट जया बच्चन डज नॉट ब्रिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू द राज्यसभा। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, बाहर आकर के जया बच्चन जी ने गुस्से में एक स्टेटमेंट दे दी और उसमें उन्होंने कहा कि द चेयर मस्ट अपोलोजाइज। वो एक सांसद का प्रेरोगेटिव है, सांसद कह सकता है कि चेयर शुड अपोलोजाइज, द मेंबर ऑफ राज्यसभा जाकर के चेयर से डिमांड कर सकते हैं। अगेन दिस इज एन इश्यू जिसको मैं आगे नहीं जाऊंगा, चेयर से डिमांड कर सकता है एक सांसद, और चेयर का डिस्क्रिप्शन है कि वो उस पर किस तरह की रूलिंग देते हैं। मगर उसके बाद उन्होंने दो तीन चीजें उन्होंने इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि इवेंचुअली वी आर ऑल कलीग्स। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो संसद के हाउस के अंदर चेयरमैन है, बाहर वी आर ऑल इक्वल्स एज मेंबर्स। उसमें मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो थोड़ा स्पेसिफाई कर देना चाहूंगा। वो पहला ये कि इट इज नॉट अमंग इक्वल्स। क्या है, इक्वल्स इन कोऑपरेशन तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हाउस के अंदर जो चेयरमैन है धनखड़ साहब, वो सांसद होकर के हाउस का मेंबर बन के चेयरमैन नहीं बने हैं। वो लोकसभा में होता है कि स्पीकर चुन के लोकसभा में सीट आता है और लोकसभा का चेयरमैन चुना जाता है। जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो बाई पोजीशन होता है। वो बाई पोजीशन होने का मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसीलिए इस तरह से कि जो देश का वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, द हाउस ऑफ एल्डर्स, द हाउस ऑफ स्टेट्स का। अब इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करूं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये सबको याद रखना चाहिए कि जो चेयर पे बैठा है राज्यसभा के अंदर तो वो वहां चेयरमैन है, मगर बाहर आने पे सांसद नहीं है साहब। वो बाहर आने पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो देश की सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इन द लिस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो टू से दैट, किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए कि इर्रेस्पेक्टिव कि चेयरमैन और सांसदों के बीच में क्या विवाद चल रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्टेट करूंगा कि द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, once he leaves the chair in the day and comes out of the building, he is the vice president of India, the second highest constitutional functionary in the country after the president of India, even above the prime minister of India. ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के जानने वाले या ना जानने वाले सबको याद रखनी चाहिए। जो बात राजदीप जी कह रहे थे, सदन के अंदर जो कुछ हुआ ये सही है। कुछ दिन पहले जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कह के जब जया बच्चन जी को संबोधित किया तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा देखिए मेरा नाम जया बच्चन है। उन्होंने कहा देखिए जो किताबों में, जो यहाँ के रिकॉर्ड्स में नाम है वो आपका नाम जया अमिताभ बच्चन है, इसीलिए मैं आपको इस नाम से बोल भी रहा हूं। और कुछ दिन पहले हम सबने देखा कि जया बच्चन भी जब बोल रही थी मैं जया अमिताभ बच्चन, तो उसके बाद दोनों ही जया बच्चन भी और चेयर से जगदीप धनखड़ दोनों हंसे और मामला बहुत अगर कहें कि हास्य विनोद में निकल गया, तो वो उस वक्त का है। लेकिन आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई
और कल मैं इसको एक कल की घटना से भी जोड़ देता हूं। कल जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो विनेश फोगाट मामले पर जो है विपक्ष चाहता था कि चर्चा हो जाए, और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, और टीएमसी के जो संसदीय दल के नेता है राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन, उन्होंने कुछ बोला और चेयर की तरफ से ये कहा गया कि देखिए जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके बारे में शब्द कहे जा रहे हैं, जिस तरीके से अखबारों में उनको लेकर टिप्पणी की जा रही है, उससे वो दुखी हैं, उससे व्यथित हैं, और उससे उनको लगता है कि वो इस वक्त चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं, और इसीलिए वो चेयर से उठ के कल भी गए थे। उसके बाद बहुत से सांसदों ने जाके उनसे बातचीत की, उनको मनाया कि देखिए सदन में ये सब होता है, आप आइए, हो हल्ला हंगामा नहीं होगा, कोरम में सदन जो है डेकोरम में रहेगा, आप नहीं आइए। उसके बाद राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ एक बार फिर से चेयर पर आए, लेकिन आज जया बच्चन के साथ जिस तरीके के कहें कि चीजें आगे बढ़ती चली गई, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था, और फिर पूरा विपक्ष जो है एकजुट जया बच्चन के साथ हो गया। और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि इस पूरी कंट्री को जो है, देश को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके की चीजें जो है। जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के चेयरमैन है, देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही, और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार इस तरीके की टीका टिप्पणी विपक्षी दलों के सांसदों के ऊपर जो है वो चेयरमैन की रहती हैं। अब इस तरीके से पहले भी लोकसभा में भी हुआ है कि स्पीकर ओम बिरला 2-3 बार नाराज हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो चीज सदन के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गई, जो चेयर की तरफ से रूलिंग दे दी गई है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेता सदन जेपी नड्डा की तरफ से जो है वो एक निंदा प्रस्ताव लाया गया जया बच्चन के द्वारा, जो सपा की सांसद हैं। जिस तरीके का दोनों में नोकझोंक हुई और एक सांसद की तरफ से चेयर के लिए जो शब्दों का प्रयोग हुआ, उसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव लाया गया था, और उस वक्त विपक्ष के सांसद तो खैर वहां नहीं थे, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद वहां पर थे। वो निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित भी हुआ। अब उसकी ही तर्ज पर जो है विपक्ष ये चाहता है कि प्रस्ताव लाया जाए राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ कि वो अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं या टोका टाकी ज्यादा जो है वो करते हैं, उसको लेकर। लेकिन मामला यह है कि आज सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, राज्यसभा की भी और लोकसभा की। अब देखना यह है कि अगली जब जो है शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तब क्या विपक्ष इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सांसद जो हैं वो वोट करते हैं। तो एक तरीके से इम्पीचमेंट लाने की भी बात कही जा रही है कि उनका इम्पीचमेंट के लिए भी, तो अगर ऐसा होगा तो 50 से ज्यादा सांसद आपको लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। अब वो कहां तक विपक्ष जाएगा, लेकिन एक चीज बड़ी वो है, सौरभ जी, राजदीप जी को भी मालूम होगा, राहुल जी को भी मालूम होगा, पहले संसद के अंदर जो है वो बहुत हास्य विनोद देखने को मिलता था। अगर सुषमा स्वराज ने कोई शेर पढ़ दिया तो फिर मनमोहन सिंह जी ने उसके जवाब में शेर पढ़ दिया, फिर सुषमा जी ने उसका जवाब दे दिया। इस तरीके से बड़े हास्य विनोद वाले डिबेट्स भी देखे हैं हमने। मुझे एक घटना याद आती है 1996 की। सुषमा स्वराज भाषण दे रही थी, फ्लोर पर टेस्ट था एचडी देवेगौड़ा सरकार का, और उस पर उन्होंने एक भाषण में कहा कि जिनको आप शरद पवार के साथ हैं उनको आप शरद पवार की नहीं ललिता पवार की भूमिका में देखिए। तो वो हास्य विनोद है जिसपे शरद पवार भी खड़े हुए, चंद्रशेखर जी ने भी टिप्पणी। नरसिंह राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगा, ललिता पवार, What is unlistenable? If it is her experience about him, why to be आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, बहुत प्यार है।
तमाम इस तरीके के कई एग्जाम्पल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भी कई बार कहा कि मैं अटल भी हूं, बिहारी भी हूं। तो इस तरीके के हास्य विनोद के कई ऐसे समय आए जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नोकझोंक भी हुई और फिर उसको बयान मनोबल भी किया गया, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर पीछे चेंबर में हुआ हो, लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में या राज्यसभा के चेयरमैन के रूम में। ये तमाम तरीके की चीजें होती रही हैं सदनों में। हिमांशु जी, आप प्लीज डू नॉट कंपेयर दैट जनरेशन टू व्हाट इज हैपनिंग टुडे, प्लीज। ये वॉटर बाउटरी में मत फंसाइए लोगों को कि ये पहले भी ऐसे हंसी मजाक, ये अविश्वास का माहौल हो गया है। मैंने मेरी बात सुनिए, अब आपको सुननी चाहिए। अब आप बहुत लंबा बोल रहे हैं, अब आपको दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। आप भी अब चेयरमैन की तरह मत बनिए। आप मेरी बात अब सुनिए। अब आप देखिए कि जो लोकसभा में जिस मंत्रालय पर बहस होनी चाहिए सरकार तैयार नहीं होती है। जैसे ये कहा जाता है कि आप गृह मंत्रालय पर बहस कीजिए, सरकार कहते हैं नहीं करेंगे, हम कृषि पर करेंगे। जब सरकार मानती है कि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री पर बहस होगी, जिसपे अमित शाह कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है, क्या होता है, आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का डिबेट 7 घंटे तक चलाते हैं और जब कॉर्पोरेशन मिनिस्टर का समय आता है आप कहते हैं अब समय नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब दे। अब अगर इस तरह का माहौल होगा, अविश्वास का माहौल होगा, या कुछ सरकारी तरफ से पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लिया जाएगा और विपक्ष भी अपनी बात पर केवल अड़ा रहेगा, तो फिर ये लॉकजाम कैसे ठीक होगा? आप ये जानिए ना, सवाल ये है, आप इससे शरद पवार क्या करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को प्लीज डू नॉट कंपेयर द ग्रेट वाजपेयी विद टुडेज लीडर्स और चंद्रशेखर को आज के लीडर्स के साथ। आज क्या हो रहा है, वेयर इज द क्वालिटी? आप हाई क्वालिटी डिबेट कहां देखते हैं? मुझे लगता है राजदीप जी ने मेरी बात को पूरा सुना ही नहीं। मैंने जिस प्रसंग का कहा उस वक्त हास्य विनोद में इस तरीके की चीजें होती थी, और जो जया बच्चन और जगदीप धनखड़ जी के बीच की बात कही वो अब से 3-4 दिन पुरानी है, जब वो भी हंसी और चेयर ने भी हंसा। मैंने ये कहा, मैं जो कह रहा हूं कि जो बात राजदीप भी कह रहे हैं कि आज डिबेट का स्तर वैसा नहीं है सर। अगर कोई चीज लॉकजाम है तो उसको सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दोनों ही विद्वान पत्रकार कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। आप दोनों ही विद्वान पत्रकार बात कह रहे हैं, और इसी के साथ जिस तरह से आज बजट सत्र समाप्त हुआ, मैं नेता नगरी का ये सत्र यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। समय की मर्यादा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि क्यों चेयर पे बैठे लोगों को अचानक से सत्र खत्म करना होता होगा। चलिए, नेता नगरी का ये सत्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।